सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की 9th क्लास ऑनलाइन में आपका प्यार भरा स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछला पाठ पढ़ा था ग्रामश्री। अब हमारा पाठ कोर्स में जो बचा हुआ है, 2 पाठ और हैं, उसमें से एक और है ये मेघ आए। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पद्य खंड है। मेघ आए का मतलब आप पाठ के नाम से ही समझ लेते हैं कि बादल आए। मेघ का मतलब बादल। बादल जब आते हैं तो इसका वर्णन कवि ने बड़े अच्छे ढंग से ग्रामीण परिवेश में किया है कि बादलों को दामाद के रूप में प्रस्तुत किया है कि गाँव में जब दामाद आते हैं तो कैसे उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि किसान का गाँव का जीवन किसान का जीवन होता है और किसान के लिए धूप और कड़ी गर्मी के बाद में वो बादलों की बड़ी तीव्र इच्छा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब बादल आए, और जैसे ही बादल आते हैं तो उनका बड़ा भाव बिना स्वागत करते हैं। तो उसी का ये वर्णन किया गया है इसमें हम समझेंगे आगे। इसके पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हम जीवन परिचय और उनकी कृतियों के बारे में समझ लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चिल बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। कविताओं की संग्रहित रचनाएं उसमें कर रखी है, इनके नाम है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। प्रचुर यानी काफ़ी मात्रा में। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। जो पत्रिका होती है उनमें अलग अलग स्तंभ होते हैं, जो उसमें से इनका चर्चे और चरखे नाम का था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना, गाँवों के लोगों के दुख दर्द को समझना, ग्रामीण संवेदना, साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध, ये साथ में ही शहरी लोगों के मध्यम वर्ग मीडियम क्लास जो लोग होते हैं उनके जीवन बोध, उनके जीवन की जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं उसमें भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं भाषा में भी दिखाई देता है। यह बोध उनके कथ्य में नहीं, उनकी बात में ही नहीं, उनकी भाषा शैली में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए हैं। सर्वेश्वर दयाल की भाषा सहज है, सरल है और लोक की महक यानी लोगों के दिलों की आवाज़ है, दिलों की धड़कन है या दिलों के मनों को छूने वाली है, उनकी बात ये प्रकट कर रहे हैं, लोगों की बातों को ये प्रकट करने वाले ऐसे महक लिए हुए हैं। ये इस कविता मेघ आए में ही है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी, कवि ने मेघों के आने की तुलना किससे की है? सजकर यानी बन सजकर आने वाले प्रवासी। प्रवासी कुछ दिनों के रहने के लिए आते हैं, जिसको प्रवासी कहते हैं। आवास और प्रवास। अतिथि यानी दामाद, मेहमान जिसको कहते हैं। मेहमान तो कितने तरह के होते, लेकिन दामाद का एक विशेष महत्व होता है ग्रामीण परिवेश में भी और ग्रामीण संस्कृति में के साथ में भारतीय संस्कृति में भी। दामाद को एक आदर सत्कार और सम्मान से जब वो आते हैं, पहले तो काफ़ी समय तक तो उनको सम्मान और इज्जत दी जाती है और उनको खातिरदारी की जाती है। ये भारतीय परंपरा रही से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है,
यानी ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर, जमाई राजा के आने पर उल्लास प्रसन्नता का जो वर्ण बनता है वो मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हैं। जैसे मेघ आए और दामाद आए, दोनों की तुलना एक दूसरे से की है, तो यह मानवीकरण अलंकार है। कवि ने उसी उल्लास को दिखाया, उसी उल्लास को, उसी खुशी को यहाँ प्रकट किया है, बताया है। मेघ आए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, ये कविता के पंक्तियाँ हैं, यहाँ से हम समझेंगे। तो मेघ यानी बादल आए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जो बादलों को हम देखते हैं कितनी बार, तो उनकी आकृतियाँ होती हैं आकाश में अलग अलग, हमारी जैसी दृष्टि होती बादलों की आकृतियाँ भी वैसी होती हैं। तो हमने उनको एकदम से बींद के रूप में, दामाद के रूप में, जमाई राजा के रूप में देखा है, तो वो ऐसे ही बन ठन के आए हैं, एकदम संवर के आए हैं। तो उनके आने पर क्या क्या होता है गाँव में? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जैसे ही बादल आते हैं तो उनके आगे आप देखते हो धूल भरी आंधी आती है, क्योंकि धूप गर्मी जाती है, बरसात का सीजन आता है। तो दामाद के आने पर भी इसी तरह से गांव के जो बच्चे होते हैं वो एकदम से दौड़ते हैं, जमाई राजा आ गए, ऐसे ऐसे उनके आगे दौड़ते दौड़ते कहते हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो जो गांव के युवतियाँ और युवक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वो उसी तरह से जाते हैं जैसे बयार चल रही। बयार का मतलब होता है हवा, बयार का मतलब हवा। हवा, जो सुगंधित हवा होती है, मधुर एकदम ठंडी ठंडी, उसको बयार कहते हैं। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। और जो गांव के स्त्री पुरुष होते हैं, अधिकतर स्त्रियां, जब एकदम से बादल आते हैं और धूल भरी आंधी आती है तो खिड़कियां खोल के देखती है, बादल आ गए। और उसी तरह से गांव में जमाई आते हैं या दामाद आते हैं तो भी खिड़कियां खोल के देखते हैं, ओहो जमाई राजा आ गए। तो दोनों की तुलना एक समान एक तरह से की है, कवि ने बड़ा अच्छा ढंग से मनोरम वर्णन किया है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, तो गलियों में जो गांव के लोगों की घरों की खिड़कियां एकदम खुल खुल के झांक झांक के देखते हैं कि कैसे हैं जमाई राजा, क्योंकि देखने का उतावलापन होता है जमाई राजा को बारात के समय में भी, और वापस आते हैं कभी तो भी उनको जमाई को, दामाद को देखने के लिए गांव के स्त्री पुरुष युवतियाँ उत्साहित रहती हैं, ये हमारे घर के गांव के जमाई हैं और ये हमारे गांव में आए हैं, तो इनका सब लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन, पाहुन यानी मेहमान, जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन यानी मेहमान। ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान आ गए और शहर के मेहमान गांव में आए, तो शहर के लोगों को गांव वाले ज़्यादा अहमियत देते, महत्वपूर्णता देते हो, आप तो बड़े हो, शहर वाले हो, तो उनको तवज्जो देते हैं। तो गांव के लोग ऐसे पाहुन, जो ऐसे मेहमान आए जो गांव में शहर के मेहमान आए हैं। मेघ आए बड़े ठन के, और गांव में जब जमाई राजा आते हैं तो बड़े बन ठन के आते हैं, पगड़ी है, साफा है, नए सूट बूट हैं, और परफ्यूम वगैरह लगा के, जिस तरह से आप जानते हो अपनी एक अलग इमेज होती है जमाई राजा की, तो वो बड़े बन ठन के आए। और मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, जैसे मेघ भी ऐसी तरह से गांव में बन ठन के संवर के आए हैं। अब इसका आगे का वर्णन क्या है? पेड़ चुप जागने लगे गर्दन उचकाए। पेड़, और गांव में क्या है? पेड़ है, और पेड़ हैं तो क्या कर रहे हो? एकदम से झांक रहे हैं, जमाई राजा आए तो पेड़ चुप झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो गांव के जो लोग होते हैं वो जमाई राजा नजर नहीं आते, उचक उचक के देखते हैं, क्योंकि कोई बारात आती है तो भी लोगों की भीड़ होती है, तो कैसे जमाई राजा हमारे गांव की ये इस लड़की की दुल्हन के इस दुल्हन बनी, इसके पतिदेव कैसे हैं, इसके कैसे अच्छे हैं, यूँ ऐसे देखने की जो आतुरता होती है, तो पेड़ जो है गांव के लोगों के प्रतीक है। वो गर्दन उचका उचका के, ऊंचक उचक के, ऊंचे हो के देख रहे हैं कि कैसे उनका सम्मान किया जाए, कैसे उनकी खातिरदारी किया जाए, या कैसे उनको एक उनका रूप निखार किया जाए, उनको देखा जाए कितने अच्छे हैं, सुंदर हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और उसी समय जैसे
मेघ आते हैं, पेड़ उचक के देखते हैं और आंधी जो होती है, तेज तेज हवा जो चलती है, वो ऐसे लग रही है जैसे और आंधी और धूल जो है एकदम से यूँ लग रही है जैसे जो गांव की युवतियाँ एकदम से घाघरा उठा के चलती, क्योंकि घाघरा बहुत नीचे तक होता है तो पैरों में उलझ जाता है लड़कियों के, युवतियों के, तो एकदम से वो नीचे गिर पड़ती है ऐसा। तो वो थोड़ा सा ऊंचा कर देती है हाथ में पकड़ के, जैसे से वो उलझ के नीचे न गिर जाए। तो ऐसी युवतियाँ हैं जो गांव की अल्हड़ छोटी छोटी युवतियाँ हैं, वो एकदम से अपने घाघरे को थोड़ा सा ऊंचा करके और दौड़ रही है, जैसे धूल और आंधी भाग रही है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे धूल और आंधी आ गई हो। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। बाकी टेढ़ी चितवन यानी दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि करके, बाकी चितवन यानी टेढ़ी दृष्टि करके उठा नदी ठिठकी, नदी है वह ठिठक गई, ठिठकना यानी एकदम से रुक गई, नदी रुक गई है। और घूंघट सरका के, घूंघट सरका के यानी घूंघट को रोक के, एकदम से घूंघट को उसने तिरछा किया और बाकी चितवन टेढ़ी निगाह डाल के और नदी एकदम से ठहर गई। जैसे कोई जवाई राजा आए हैं और एक महिला है, वो नदी एक महिला की प्रतीक है, तो जैसे ही एक महिला एकदम रुक जाती है कि कैसे जवाई राजा, और अपने घूंघट में से तिरछी निगाह करके देखती है कि उनको कोई देखे भी नहीं और तिरछी निगाह से मैं जवाई राजा को देख लूँ। तो नदी है एक महिला की तरह है और उस टेढ़ी निगाह घूंघट सरका के एकदम से जैसे देखती ग्रामीण की महिलाएं, नदी ठिठक के बाकी चितवन ने टेढ़ी नहीं टेढ़ी दृष्टि से एकदम से आंखें एकदम किसी को सामने वाले को पता भी नहीं चलेगी वो उनको देख रही है, और इस तरह से वो जो ग्रामीण महिलाएं होती है घूंघट में से देखती है अधिकतर, तो इस तरह से वो देख रही है। नदी का ऐसा रूप बताया कि नदी जैसे एक महिला की तरह ठिठक गई है, रुक गई है और घूंघट को सरका के देख रही है। मेघ आए बड़े बन के संवर के, और मेघ आए बादल आए, जवाई राजा आए बड़े बन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। इसका आगे का जो पद है उसमें बूढ़ा पीपल, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तुम जानते हो गांव में जब बारात आती है और जवाई राजा उसके मुखिया होते आते हैं, तो गांव का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है जो उनका स्वागत करता है, क्योंकि सम्मान नहीं होता है, वह बड़े अदब से, बड़े रेस्पेक्टफुली, बड़े आदर सम्मान से उनको झुककर खातिरदारी करता है। तो गुणों के प्रतीक भी हैं पीपल, और बूढ़े हैं तो उस आदर और सम्मान, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति किसी का सम्मान कर रहा है, जो किसी के गौरव की और सम्मान की बात है। तो ये तारीफ़ करने की बात है कि जो गांव में जमाई राजा आए वह वो एकदम से उनकी खातिरदारी करने के लिए गांव से सबसे बड़े मुखिया जो हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, पीपल देव, बूढ़े पीपल हैं, जैसे कोई मुखिया होता है, सरपंच है या गांव का पंच है या कोई बड़ा सम्मानी जागीरदार है, तो वो उन जमाई राजा का स्वागत कर रहा है। तो ऐसे बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार ने खातिरदारी की। बरस बाद सुधी लेनी, और वो क्या कहते हैं, बरस बाद सुधी लेनी यानी एक बहुत सालों बाद सुधी, सुधी यानी खोज लेनी, या सुधी यानी ध्यान लगाया, बहुत बहुत दिनों से आपने हमारी खबर लेनी। बरस बाद हमारी सुधी लेनी, तो बहुत दिनों से हमारी सुधी ली है, हमारी खोज की है, हमारे से मिलना है। बोली अकुलाई लता ओट की किवार से, और लता जो है वो एकदम से, लता उसको कहते हैं जैसे जमाई राजा की जो नई नवेली दुल्हन है उनको, तो वो एकदम से ओट से लता बोली अकुलाई उन्हें शर्माते हुए, लता दुल्हन को बताया गया, और अकुलाते यानी शर्माते हुए, किवाड़ किवाड़ के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि सामने भी नहीं आती, एक शर्माहट होती है, एक लज्जा होती है भारतीय संस्कृति में। नारी एक अपने पति को देखती है लेकिन वो एकदम से बात नहीं करती खुल के लोगों के सामने, तो वो एकदम से दुल्हन है जो किवाड़ के पीछे छुपकर एकदम से बोलती है और कहती है कि बहुत दिनों से हमारी सुधी ली, यानी हमारे को बहुत दिनों से याद किया। बरस बाद सुधी लेनी यानी बहुत दिनों के बाद में हमारी
याद किया है। और अकुलाते हुए बोली, लता ओट की किवाड़ से। लता की जो दुल्हन है वह किवाड़ की ओर से उसने बोला। हर्षाया ताल, लाया पानी परात भर के। और उसी समय जो ताल है, तालाब है, एक तालाब है, वह एक मेहमान की सम्मानित व्यक्ति हैं, जो जैसे परात में थाल में पानी लेके आते हैं और किसी के पैर धोते हैं सम्मानित व्यक्ति के, तो उसी तरह से तालाब एक सम्मानित घर का सदस्य है। वो हर्षाया हो, खुश होकर ताल यानी तालाब सम्मानित व्यक्ति पानी भर के परात में लेके आया और उनके जमाई राजा के पैर धोने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि पैर धोना प्राचीन अपनी भारतीय संस्कृति में कि चरण धोना उनकी बड़े सम्मान के प्रतीक है। जब सुदामा भी कृष्ण के दरबार में गए थे तो उन्होंने बड़े सम्मान से अपने आसन पर बिठाकर उनके पैर धोए थे। और आप उसकी घटना को जानती हो, वो पानी परात को छुओ नहीं, नैनल के जल से पानी जो परात का भी नहीं छुआ और आंखों से ही उन्होंने इतना दुखी हो गए थे कि वो उनके पैर धुल गए थे। तो उसका वर्णन ये इसके साथ अपन यूँ करेंगे। तो सम्माननीय देने के लिए पैर या दूर से आने वाले लोगों की थकान उतारने के लिए पानी परात में लाके उनके पैर धोते हैं। मेघ आए बड़े बन के सवर के। और मेघ यानी बादल बड़े बन के सवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज आप जानते हैं क्षितिज किसको कहते हैं। क्षितिज ऐसी जगह होती है जहाँ धरती और आसमान का मिलन, धरती को दूर तक देखते हैं, बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो यूँ लगता है यहाँ पर धरती समाप्त हो रही है और वहाँ से धरती एकदम अपने आसमान को मिल रही है, आसमान में विलीन हो रही है। तो धरती एकदम से क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी। क्षितिज ने धरती का जो अंतिम छोर, वो वहाँ से एकदम से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे धरती मिल रही। दामिनी दमकी, और दामिनी ये कहते हैं बिजली को। तो घर की छत से एकदम से देखते हैं तो यूँ लग रहा है धरती और आकाश के मिलन का जो भाग है एकदम से वो दूर तक मिल रहा है। यानी कि धरती और आकाश का मिलन का यहाँ पे वर्णन ये है कि जैसे दुल्हन के जो मन के भाव हैं और जो मेघ, आकाश में मेघ जो हैं, उन दोनों के दिल मिल रहे हैं, दूर तक एकदम से दूर हैं लेकिन वो एकदम से मिले हुए से लग रहे हैं, दूर दूर होते हुए भी एकदम से मिले हुए हैं। दामिनी दमकी, दामिनी कहते हैं बिजली को। तो जैसे ही बिजली चमक जाती है, बिजली चमक जाती है कि दोनों के मन में एकदम से प्रेम प्रेम की स्फूर्णा होने लगती है। जैसे ही हम देखते हैं दूर तक आसमान में बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने का मतलब एकदम से कौंधियाना दुल्हन के मन में एकदम से दूल्हे के प्रति प्रेम पैदा होना, या जवाई राजा के प्रति जो उनकी दुल्हन के मन में एकदम से प्रेम का प्रस्फुरण होना, ये दामिनी दमकी इसका मतलब है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और ये कहते हैं, कवि कहते हैं कि अब ऐसे जैसे ही बिजली चमकी, तो बिजली चमकने पर हम एकदम रोशनी दिखाई देती है, और रोशनी दिखने पर हमको क्या एकदम से जो भी किसी के पेड़ में भूत दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद कोई चट्टान है उसमें उसको आकृति दिखती है, तो हमें जो भ्रम होता है कि ये क्या है, तो बिजली चमकते ही हमारा भ्रम दूर हो जाता है। उसी तरह से एकदम से सच्चाई का पता लगने पर या एकदम से जवाई राजा के आने पर जो भ्रम था कि आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे पति इतने दिनों से सगाई तो हो गई, शादी कब करेंगे, तो ये आज भ्रम दूर हो गया है। ये एकदम से जो मन में संशय था वो अब दूर हो गया है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब, वो कहती हैं, दुल्हन कहती है कि आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में जो भ्रम था, जो संदेह था, उसकी गांठ खुल गई है ना, मेरा मन का भ्रम दूर हो गया। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, तो ऐसा यूँ लगता है कि बादल आएंगे नहीं आएंगे, कब बरसेंगे, किसान के मन में भी। तो उसी तरह से एकदम से बिजली चमकी, और जैसे गांव में देखते हैं कि बिजली चमकते ही तेज बड़ी आंधी आते ही किसान कहता नहीं नहीं अब तो बादल बरसेंगे ही। तो उसी तरह से जवाई राजा अब आ गए हैं और ये मेरे मन का संशय भी दूर हो गया है। बांध टूटा जर्जर मिलन के अश्रु डर के। और जो दिल का एकदम से जब मिल जाते हैं जवाई और दुल्हन, तो एकदम से उनके मन में एकदम से प्रेम उमड़ पड़ता है, और दोनों के मिलन होते ही उनमें एकदम से अश्रु, अश्रु मिलन होते ही अश्रु यानी आंसू,
आंसू छलकने लगते हैं। आंसू छलकना यानी बादल का बरसने के समान है। जैसे ही बिजली और तेज़ हवा होती है और एकदम से बादल बरसने लगते हैं, उसी तरह से दूल्हा और दुल्हन के मिलते ही उनमें एकदम से प्रेम का स्फुरना होती है और एकदम से भ्रम दूर हो जाता है और उनकी मिलन की वेला में प्रिया और प्रिय के नेत्रों में अश्रुपात होने लगता है। उनमें एकदम से अर्थात मूसलाधार वर्षा होने लगती है। इस प्रकार मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, इस तरह से मेघ आए, जो बदल आए बड़े बन ठन के सवर के आए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बड़े बन ठन के और संवर के बादल आए हैं और भ्रम की उनकी गांठ खुल गई है। और इस तरह से सब ये इसका वर्णन है। और भी आपको जो समझ में नहीं आया वो अंडरलाइन करके रखना और इसको समझने के लिए समझाने के लिए मैं लाइव में अच्छे तरह से समझाऊंगा। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप समझ लें। शब्दार्थ है उनको शब्दार्थ को कर लें और इसके पूरी कविता के, क्योंकि कविता छोटी है तो इसकी पूरी कविता के सप्रसंग अर्थ लिख लें आप। ये आप थोड़ा सा अच्छा सा काम कर लें। ये कविता की इतनी पंक्तियाँ, छोटा सा पाठ है, तो इस कविता की पूरी पंक्तियों को आप अर्थ सहित, सप्रसंग अर्थ सहित इसकी व्याख्या कर लें। इसकी मैं PDF भी डाल दूंगा। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की निम्न गतिशील क्रियाओं का चित्रण हुआ है। हवा का तेज चलना, क्या क्या बता गए। हवा तेज चलती है, पेड़ों का झुकना उचकना, दरवाजे खिड़कियों का खुलना, आंधी का चलना, धूल का उड़ना, पीपल का डोलना, तालाब में लहरें उठना और नदी का मानो बाकी नज़र से ठिठक कर देखना, क्षितिज पर बिजली चमकना, लताओं का छिपना, जल का बरसना, बांधों का टूटना, ये सब बताया गया है। ये सब इन प्रकृति की गतिशीलताओं का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। धूल किशोरी लड़कियों की प्रतीक है जो भाग भाग कर मेहमानों के आगे खबर दे रहे हैं, जैसे बच्चे दौड़ते जाते गाँव में, जमाई आ गए ऐसे। पेड़ हैं गांव के पुरुषों के प्रतीक हैं। धूल युवतियों के, पेड़ हैं गांव के पुरुषों के, और नदी गांव की युवती की प्रतीक है, और लता है नवनहाई जिसकी प्रवासी पति शहर से गांव में आया है वो उसके प्रतीक हैं, और ताल है वह घर का अंतरंग या मेहमान जो सम्मानीय स्वागत करता है उसका प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक शब्द हैं। ये लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। बादल रूपी मेहमान एक वर्ष बाद आया है, इसलिए लता रूपी नवविवाहित ने पेड़ रूपी किवाड़ की ओर में छिपकर देखा है, क्योंकि बादल रूपी प्रियतम के दीर्घ प्रतीक्षा करने के बाद आने पर वह व्याकुल भी हैं और उन्हें बिना देखे रह भी नहीं पा रही है। तो इसको बताया गया है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा, तो वो किवाड़ की ओर से देखती है, जैसे वृक्ष की ओर से देखती है लता, उस तरह से वर्णन किया गया। भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, तो ये इसमें मैंने अभी बताया आपको। तो क्षमा करो, वीरानी नायिका को भ्रम था कि उसका नायक एक वर्ष बाद उसकी सुधि लेने नहीं आ रहा है, उसे भूल तो नहीं गया है। साल भर बाद जब वे प्रवासी नायक लौट आया तो नायिका उससे क्षमा याचना की कि मेरे मन में आपके बारे में जो गांठ थी, वो भ्रम था, वह संशय था, वह अब मुझे भ्रम दूर हो गया है और मुझे क्षमा करे। क्योंकि गाँव में शादी हो जाने के बाद में गोना लेने आते हैं पति देव, तो एक बार तो उनको शादी करने के बाद वापस दुल्हन को छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद आते हैं, तो उस समय वह थोड़ा भ्रम में थी। माँ की चितवन उठा नदी ठिठकी घुमट सके, तो इसका मैंने अभी बताया आपको। गांव के युवा वधुएं जो होती हैं वह नदी की प्रतीक है। उन्हें मेहमान के आने की सूचना मिलती है तो उनके मन में देखने की उत्सुकता होती है, तो वह ठिठक जाती है, रुक जाती है और तिरछी नगर से देखती है कि कहाँ है मेरे गांव के जमाई कौन से हैं। नदी भी मेघ रूपी मेहमान को देखने की उत्सुक थी। हवा के चलने से उसकी लहरों में परिवर्तन होने लगा, तब ऐसा लग रहा था कि मानो
उसने अपना घूंघट कुछ सरका दिया हो और तीखी नज़र से मेहमान को देख रही हो, ऐसा लग रहा है। तो ये मैंने बताया अभी, यही उसका अर्थ है। मेघ रूपी मेहमान के आने के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हो गए। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से सनसनाती हवा चलने लग गई है, दरवाजे खिड़कियाँ एकदम से खुलने लगी हैं, पेड़ झुकने लगे हैं, पीपल जैसे बड़े पेड़ हैं वो डोलने लगे हैं और स्वागत करने लगे हैं बादलों का भी। और मेहमान गांव के मुखिया की तरह जवाई राजा का बेलें हर्षित हो गई हैं, तालाबों में लहरें उठने लगी हैं, क्षितिज पर बादल उमड़ने और गरजने लगे हैं, बिजली चमकने लगी है, रिमझिम वर्षा होने लगी है और नदी में लहरें उठने लगी हैं। ये सब होने लगा है। 6 मेघों के लिए बन-ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई। क्योंकि मेघों के लिए बन-ठन के सवर के आने की बात इसके लिए कही गई है क्योंकि उनके आने से गांव में ठीक वैसा ही उल्लास जागा जैसे सजे सवरे दामाद आते हैं। तो उनका उनके साथ में तादात्म्य स्थापित किया गया। ये मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति का मानव के साथ में उसका मानव के साथ में वर्णन किया है, मानव के समान सदृश वर्णन किया है, मानवीकरण अलंकार। ये 7वां है, कविता में आने मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो ये मानवीकरण और रूपक अलंकार के उदाहरण ये है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, नाचती गाती बारात चली, ये भी मानव की करण है। पेड़ झुकने लगे, गर्दन उचकाए लोगों की तरह, धूल भागी घाघरा उठाए युवतियों की तरह, बूढ़े पीपल आगे बढ़ के सुहार ली, ये भी मानवीकरण है। बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ से, ये भी मानवीकरण है। ताल लाया पानी परात भर के, ये भी मानवीकरण है। इसका सबका इसमें मानव के समान वर्णन किया है। ठीक है, ये पंक्तियाँ मानवीकरण की हैं। तो ये मानवीकरण अलंकार है। रूपक के उदाहरण हैं क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज जैसे क्षितिज दूर से धरती और आसमान का मिलेज हो रहा है, वैसे अटारी यानी घर की छत के ऊपर से ऐसे गहराई एक दूर तक देखा तो ऐसा लग रहा दोनों मिल रहे हैं। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्र वर्णन कीजिए। ग्रामीण परिवेश का वर्णन है, तो यहाँ सुंदर चित्रण है, दर्शाया गया है। दामाद अपने ससुराल बन ठन के आते हैं, स्वागत करते हैं, विवाहितियाँ उनके गीत गाकर या पुरुष बाहर उनके निकाल कर पानी की परात से उनके पैर धोकर, माला पहनाकर, तिलक लगाकर, पैर धोकर उनका स्वागत करते हैं। नए विवाहिता अपने पति सबके सामने नहीं मिलते, वो तो घूंघट की ओर से एकदम। राजस्थान में भी ये रीति रिवाज होता है कि वो अतिथि का पलक पावड़े बिछाकर सम्मान करते हैं। तो ये सब वर्णन किया गया है। ये हो गया 9वां। कविता में किन कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने से जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। तो वो भी मैंने बताया, पूरा वर्णन यही था, तो भी वापस रिपीट कर देता हूँ। आकाश में बादल का वर्णन किसे ऐसे बन ठन के आए हैं और उनके आने पर सनसनाती हवा बहने लगी है, गलियों में वेग से दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने लगी हैं, धूड़ उड़ने लगी है, हिलने लगी डुलने लगी हैं, तालाब में प्रसन्नता उठने लगी है, नदी प्रसन्न हो गई है, लताएं व्याकुल हो गई हैं। बादल के आने से अब उनका लता का जो संदेह दूर हो गया है, ये वह अब भ्रम दूर हो गया है। क्षितिज पर बादलों की घटा छाई हुई है, बिजली चमचमाने लगी है, रिमझिम वर्षा होने लगी है। गाँव में मेहमान का वर्णन है। शहर में दामाद बन ठन कर गाँव में पहुंचा है, उसके आने से खबर हवा की तरह फैली है। पुरुष उसे झुककर देखने लगे हैं, तो स्त्रियां भी घूंघट सरका कर तिरछी नज़र से देख रही हैं। और किसी के आने को बड़ा चढ़ाकर उसका स्वागत किया गया है। तो कोई पैर दोनों के लिए पानी की परात ला रहा है, तो उसकी वीरानी प्रियतमा भ्रम को दूर हो गया है कि वो कब आएंगे, और आते ही उनका भ्रम टूट हो जाता है। इसलिए व्याकुलता से अपने सामने नहीं आती, किवाड़ की ओर से देखती है वह दुल्हन, और उसके प्रियतम के मिलने से आने पर क्षमा मांगती है। और जैसे ही वो दोनों की मिलन होता है तो उनके प्रेमाश्रु बहने लगते हैं और जैसे बादल बरसने लगते हैं। ये सब वर्णन है। काव्य सौंदर्य। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, तो इसमें भाव सौंदर्य मेहमान दामाद को आने की तुलना बादलों से की है। दामाद शहर से वन
बन ठन के आया। उसके बादलों के सुंदर कवि ने सुंदर अभिव्यक्ति दी है। शिल्प सौंदर्य, शिल्प यानी उसकी रचना में अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास है, बड़े बन ठन के अलंकार, मानविक अलंकार, अलंकार ऊपर पर मेहमान का आरोप करते हैं। भाषा सरल है, भावानुकूल है और छंद तुकांत है, ऊपर से नीचे मिलने वाले तुकांत। तुक बंदी करते हैं, जो ऊपर के शब्द होते हैं उनके पीछे पीछे अ आता है तो उसके भी आता है, उसके आ आता है तो उसके भी इन आता है, इसके भी इन आता है, ये तुकांत शब्दावली होती है। ये सब क्वेश्चन थे, इसको आपने समझा और इसको ठीक है। इसके शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ हैं, ये आप शब्दार्थ, शब्द संपदा है, ये शब्दार्थ भी कर लें और समझ भी लें इनमें से। और इसके आगे जैसे बच्चे चल रहे हैं तो ये कैसे गांव में आने पर बच्चे, ऐसे गांव में मेहमान आते हैं तो चारों तरफ खबर देते हैं कि जमाई राजा आ गए, ऐसे दौड़ते जाते हैं। इसी तरह से पेड़ भी झुक झुक कर उनका स्वागत करते हैं, बादलों की हवा के आने का। उसी तरह मेहमानों का भी गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं। और उनकी जैसे गांव की स्त्रियां और जो गांव की दामाद की जो सास होती है, वो बड़े सम्मान से उनको टीका लगाती है। गांव के बुजुर्ग हैं, वो जैसे माला पहनाते हैं या इनको स्वागत करते हैं। उसी तरह से पैर वगैरह धोते हैं। जैसे गर्मी कड़ी धूप में बरसात आती है तो एकदम धरती खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। उसी तरह से मेघ आने पर गांव के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वर्णन है इसके। ये सब इसके व्याख्या मैंने आगे करके रखी है, ये आपको मैं डाल दूंगा और आप पीडीएफ में देख के इसके अर्थों को समझ जाएंगे। और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। शब्द और इसकी व्याख्या है वो आप अच्छे ढंग से पूरे पाठ की कर लें और सब प्रसंग कर लें, दो पार्ट में कर लें, 2 भागों में। और इसकी जो क्वेश्चन है वो सब कर लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना मानें और पढ़ाई की पूरा ध्यान रखते हुए अपना कोर्स समय पे करते रहें। और कोई भी समस्या मुसीबत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन नंबर भी डालते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और लाइव क्लास समय पे अटेंड करें। टीचमेंट नहीं चलता है तो उसका खातिर आप मैं जो गूगल मीट पे डालता हूँ तो मीट पे अगर जल्दी से जुड़ जाएं आप, बाद में देर तक जुड़ते हैं क्योंकि टीचमेंट में क्लासें नहीं होने के कारण कभी 1-2 बार थोड़ी 5-10 मिनट की लेट हो गई थी, वरना तो बराबर क्लास चल रही है अपनी। ये आप ध्यान रखें। धन्यवाद।